जय श्री राम। आज मैं आपको जो है कुंडली कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो जैसा कि आपको पता है, जहाँ पे एक लिखा हुआ है ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है। ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ हाउस है, ये सेवन्थ हाउस है, ये एट्थ हाउस है, ये नाइन्थ हाउस है, ये टेंथ हाउस है, ये 11th हाउस है, ये 12th हाउस है, ठीक है। ये आपको पता है, ये बेसिक्स है, ठीक है। फिर भी मैं आपको शुरू से ही बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको एक वीडियो में ही पूरा जो है पूरी कुंडली समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक लिखा है तो इसका मतलब है कि मेष लग्न है। टोटल 12 लग्नें होती हैं, ठीक है। मेष लग्न पहली होती है, मेष के बाद में दूसरा जो है आपका वृषभ लग्न होता है, वृषभ के बाद तीसरा होता है आपका मिथुन लग्न, ठीक है। चौथा होता है आपका कर्क लग्न, ठीक है। इसके बाद पांचवा होता है आपका सिंह लग्न, छठा होता है आपका कन्या लग्न, ठीक है। सातवां होता है तुला लग्न, आठवां होता है वृश्चिक लग्न, ठीक है। नौवां होता है आपका धनु लग्न, 10वां होता है मकर लग्न, 11वां आपका होता है कुंभ लग्न और 12वां होता है मीन लग्न, ठीक है। यहाँ पे अगर एक लिखा है तो ये मेष लग्न है, ठीक है। दो लिखा है तो वृषभ लग्न हो जाएगी, तीन होगा तो मिथुन लग्न हो जाएगी, चार लिखा है आपको ये नंबर याद कर लेने हैं। ये नंबर आपके दिखाते हैं कि आपका कौन सा लग्न है, ठीक है। लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यही लग्न राशियां भी होती है, ठीक है। आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि लग्न और राशि में, ठीक है। लग्न का मतलब है आपकी बॉडी टाइप क्या होगा, ठीक है। धनु का 9 हो गया, मकर का 10 हो गया, कुंभ का 11 हो गया, मीन का 12 हो गया। अब सपोज यहाँ पे हाउसेज मैंने आपको बता दी, सपोज यहाँ पे 5 नंबर लिखा होता, एक नहीं लिखा होता, 5 लिखा होता, तो उसका मतलब ये सिंह लग्न की पत्रिका हो जाती, ठीक है। अगर यहाँ 6 लिखा होता तो ये कन्या लग्न की पत्रिका हो जाती, अगर यहाँ 11 लिखा होता तो ये कुंभ लग्न की पत्रिका हो जाती, अगर यहाँ 12 लिखा होता तो मीन लग्न की। तो ये नंबर आपको याद कर लेने जो मैंने लिखे हैं लेफ्ट साइड में, मेष वृषभ से लेकर मीन तक, ठीक है। ये नंबर एक तरह से कोड है, ठीक है। वहाँ पे आपको जब कुंडली मिलेगी तो वहाँ पे कोड लिखे रहेंगे और कोड से आपको समझना है। जैसे मेष का कोड क्या है, 1 है, वृषभ का कोड 2 है, मिथुन का कोड 3 है, कर्क का कोड 4 है, सिंह का कोड 5 है, कन्या का कोड 6 है, तुला का कोड 7 है, वृश्चिक का 8 है, ठीक है। इस तरीके से आपको 12 कोड याद कर लेने हैं, ठीक है। कुंडली में कुछ ऐसे ही नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये चीज़ इतनी आपको क्लियर हो गई। अब आप इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक जातक है जिनका जन्म 1983 में हुआ था, ठीक है। उत्तर भाद्रपद में, उत्तर भाद्रपद में, ठीक है। इनकी मेष लग्न है, तो मैं 5 काट दे रहा हूँ, ठीक है। मेष लग्न में इनका जन्म हुआ था, मैं आसान पत्रिका ले रहा हूँ जिससे आपको आराम से समझ में आ जाए। इनके लग्नेश मंगल 5th हाउस में बैठे हैं शुक्र के साथ में, 2nd हाउस में राहु है, 7th में शनि और सूर्य है, 6th में बुध है, 8th में गुरु और केतु है, 12th में चंद्रमा है। आप जब भी कुंडली देखोगे तो आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आप कुंडली देखें, सबसे पहले तो आपको देखना है लग्न की कंडीशन क्या है, कुंडली में लग्न की स्थिति क्या है, ठीक है। तो लग्न यहाँ 1 नंबर यही लग्न है, क्या ये शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी में है। दूसरा फॉर्मूला, शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी में है। तो 2nd में राहु बैठे हैं और उसके पहले चंद्रमा बैठे, तो ना तो ये शुभ में है ना ही पाप में है। एक तरफ पाप ग्रह बैठा है, एक तरफ शुभ ग्रह बैठा है, तो ओवरऑल कंडीशन ठीक है इसकी, ठीक है। तो ना तो ये पाप में है और ना ही शुभ में है, तो ये रिजल्ट 100 है, ठीक है। 100 हो गया, लग्न की स्थिति हो गई और लग्न की पाप शुभ कर्तरी चेक कर लिया हमने। अब आते हैं लग्नेश कहाँ पे है, तो लग्नेश 5th हाउस में गए, 1st हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में गया तो बहुत अच्छी बात है लग्नेश की स्थिति। लेकिन बैठा किसके साथ है, शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र क्या है, 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड के स्वामी है, ठीक है। तो लग्नेश 5th हाउस में गए प्लस शुक्र के साथ युति। अब इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, देखिए। लग्नेश अगर शुक्र के साथ बैठा है तो ऐसा जातक की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, ये दिखने में खूबसूरत होगी। शुक्र क्या आपकी ब्यूटी को दिखाता है, ठीक है। बॉडी को जो है ब्यूटी मिल गई, ठीक है। इसके बाद लग्नेश 1st हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में गया, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया, अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। त्रिकोण कौन से होते हैं, 1, 5, 9 को त्रिकोण बोलते हैं, 1, 5, 9। यहाँ कोई भी नंबर लिखा होता तब भी ये त्रिकोण होता।
159 के लॉर्ड हमेशा योग कारक होते हैं। तो इस कुंडली में 1 मतलब मंगल, 5 मतलब सूर्य और 9 मतलब गुरु, ये योग कारक हो गए। इनकी दशा और अंतरदशा में इस जातक को हमेशा फायदा मिलेगा, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं कि शुक्र के साथ अगर लग्नेश बैठे तो उसके क्या फायदे क्या नुकसान है। देखिए फायदा तो ये है कि ऐसा जातक मनी ओरिएंटेड होगा, पैसे के पीछे भागेगा और पैसा बनाएगा भी अच्छा, ठीक है। दिखने में खूबसूरत होंगे, पर्सनालिटी अच्छी होगी, ठीक है। नुकसान ये है कि शुक्र यहाँ पे एक तरीके से मारक है, क्योंकि सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र बनते हैं और शुक्र के साथ अगर मंगल की युति है तो यहाँ नुकसान भी है, ठीक है। अब नुकसान कब होगा, वो हो सकता है उतना ज़्यादा ना हो। अगर यहाँ पर लग्नेश जो है राहु के साथ, शनि के साथ, केतु के साथ, इन सब के साथ बैठते तो ज़्यादा नुकसान होता, इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि शुभ ग्रह है शुक्र, तो इतना कोई दिक्कत नहीं देंगे। अगला पॉइंट क्या देखते हैं, अगला पॉइंट देखेंगे कि इनके चतुर्थेश और भाग्येश से कहाँ बैठे। तो चतुर्थेश, इस कुंडली के चतुर्थेश कौन है, चंद्रमा है, 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठे हैं आपको देखना है, तो चंद्रमा 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा खराब हो गया, 6, 8, 12 में अच्छा नहीं माना जाता। 6 मतलब ये, 8 मतलब ये और 12 मतलब ये, ठीक है। तो इन हाउसेस को अच्छा कुंडली में नहीं माना जाता। 6, 8, 12 में अगर कोई प्लैनेट जाएगा तो दिक्कत देगा, ठीक है। इसको आपको ऐसे समझना है, 6, 8, 12 में अगर कोई प्लैनेट चला जाता है तो फिर वो थोड़ा सा वहाँ पे पीड़ा देखी जाती है, ठीक है। अगर कोई भी प्लैनेट 6, 8, 12 में गया हुआ है तो वो वहाँ पे पीड़ित अवस्था में है। तो चंद्रमा 12th हाउस में, और चंद्रमा अकेले बैठे हैं यहाँ पे, ना तो उनके बाद में कोई प्लैनेट है ना ही पहले है, तो ये केंद्र ध्रुव योग भी बना रहा है, ठीक है। आपको इसको ऐसे भी समझना है कि अगर कोई चंद्रमा किसी ऐसे स्थान पे चले, ऐसे हाउस में चले जाते हैं, ना तो उनके पहले कोई है ना किसी के साथ बैठे हैं, तो ऐसे जातक का मानसिक तनाव रहेगा, ठीक है। ये आपको पॉइंटर मिल गया कि चंद्रमा जो है यहाँ पे पीड़ित है। 5th नंबर पॉइंट, चंद्रमा पीड़ित है, लेकिन ये चंद्रमा उतना पीड़ित नहीं है क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है, 1, 2, 3, 4, 5, गुरु ने चंद्रमा को देख लिया तो ये चंद्रमा स्ट्रांग हो गया। मतलब कि मानसिक तनाव तब भी रहेगा इनको क्योंकि अकेले बैठे हैं, लेकिन फिर भी गुरु की 5वीं दृष्टि से ये चंद्रमा मजबूत हो गया, ठीक है। गुरु की 7वीं दृष्टि राहु को कंट्रोल कर रही है, यहाँ चंद्रमा को कंट्रोल किया, यहाँ राहु को कंट्रोल कर लिया, तो ये भी अच्छी प्लेसमेंट है। और गुरु की 9वीं दृष्टि 4th हाउस में जा रही है, तो मतलब कि जो 4th हाउस होता है, घर, गाड़ी, बंगला, सुख का स्थान बोलते हैं 4th हाउस को, तो 4th हाउस से इनको जो है रिलीफ मिल रही है, ठीक है। आपको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि गुरु जो है अपनी 3 दृष्टियों से इनके 3 हाउसेस को कवर कर रहे हैं, 12वां, दूसरा और 4th हाउस, ठीक है। अब आते हैं दूसरे बड़े प्लैनेट के बारे में। तो दूसरे बड़े प्लैनेट शनि होते हैं। शनि कहाँ बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस क्या होता है, पार्टनरशिप का होता है, ठीक है। पार्टनरशिप को देखते हैं 7th हाउस से, और 7th हाउस में शनि सूर्य के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, ये युति अच्छी नहीं मानी जाती। सूर्य शनि की युति जहाँ भी होगी तो वहाँ दिक्कत देगी। लेकिन अब 7th हाउस में सूर्य जो है, चूंकि मैंने आपको बोला योग कारक प्लैनेट है, तो सूर्य यहाँ पे उतना खराब नहीं करेंगे जितना कि शनि से डैमेज हो सकता है। शनि 7th हाउस में जाएंगे तो ईगो, जो पार्टनर के साथ ईगो वाला पॉइंट है, वो इनको बैलेंस करना पड़ेगा। हालांकि शनि यहाँ उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। शनि तुला में उच्च राशि के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही चीज की दिक्कत है, अगर ये जातक अपनी ईगो पे कंट्रोल कर लेगा तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट शनि और सूर्य दोनों देंगे, क्योंकि शनि जो है 10वें और 11वें के स्वामी है और जाके 7th हाउस में बैठे, तो प्लेसमेंट अच्छी है। मतलब केंद्र का स्वामी केंद्र में जाके बैठा हुआ है, और किसके साथ बैठा है, ट्राइन के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है। तो इसके 2 तरीके हैं देखने के, अगर आप इसमें प्रॉब्लम खोजेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी दिखेगी, और अगर आप इसमें सोल्यूशन देखेंगे तो आपको सोल्यूशन भी दिखेगा, ठीक है। तो दशमेश जो है वो त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो ये और स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई। पहले तो शनि उच्च का है और उसके साथ ट्राइन के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो ये जातक बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर ये अपनी ईगो, लेकिन वहाँ पे ईगो क्लैशेस के चांसेस रहेंगे क्योंकि सूर्य शनि की युति ईगो को दिखाती है। तो अगर ये जातक अपनी ईगो पे काम कर लेगा तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, ठीक है। ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। ये जो है बेसिक्स है। यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि चंद्रमा जो है कि 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, तो अब ऐसा जातक घर पे बहुत अच्छा फील नहीं करेगा।
अपने ओन सेल्फ कंट्री में उतना अच्छा फील नहीं करेगा। अगर ये जातक फॉरेन जाता है तो फॉरेन में इनके ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस हैं, क्योंकि चंद्रमा कहाँ बैठ गया, मन कहाँ चला गया, विदेश में चला गया। ये जातक रहेगा अपने होम कंट्री में, मतलब इंडिया में इनका जन्म हुआ, लेकिन इसका मन बार बार फॉरेन की तरफ जो है जाएगा, और ये जाएंगे भी फॉरेन। जब इनकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तो ये फॉरेन जाएंगे भी। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पॉइंटर हो गया। इसको बेसिक को इस तरीके से देखा जाता है और समझा जाता है कि कुंडली के मेन प्लैनेट कैसे रिजल्ट देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से देखी जाती है कुंडली। ठीक है, तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट कैसे चेक किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि अब आपको देखना है कि नक्षत्र कौन कौन से हैं, मतलब इन ये जो ग्रह बैठे हुए हैं ये किन नक्षत्रों में जाके बैठे। अब मैं आपको बताता हूँ ये कौन कौन से ग्रह किस किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मंगल जो है वो मंगल पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हैं। ठीक है, शुक्र भी पूर्वा फाल्गुनी में बैठे हुए हैं। इसके बाद शनि जो है स्वाति में है, सूर्य चित्रा में है। ठीक है, इसके बाद बुध भी चित्रा में है, गुरु जो है वो अनुराधा में है, केतु ज्येष्ठा में है, चंद्रमा उत्तर भाद्रपद में है। मैंने आपको पहले बताया था उत्तर भाद्रपद। ठीक है, 3 3 6 2 8। राहु जो है वो मृगशिरा में है। ये 9 ग्रहों के 9 नक्षत्र हो गए। ठीक है, और लग्न जो है वो है अश्विनी की। तो आपको जैसा कि पता है कि लग्नेश जो है वो सिंह राशि में है, शुक्र जो है वो भी सिंह राशि में है, राहु जो है वृषभ में है, बुध जो है कन्या में है, स्वराशि के हैं, उच्च के बुध बैठे हुए, शनि भी उच्च के हैं। ठीक है, इसके बाद में सूर्य यहाँ पे नीच राशि का है। तो आपको कुंडली में योग देखने की कौन कौन से योग बन रहे हैं इस कुंडली में। ठीक है, और कौन कौन से खराब योग बन रहे हैं। योग का मतलब होता है जब 2 ग्रह मिलके कुछ योग बना दे, या कोई भी किसी तरीके से एक्सचेंज हो जाए या दृष्टि बन जाए। ठीक है, योगों को कैसे देखते हैं, कोई 2 ग्रह आपस में या तो दृष्टि कर ले, या फिर घर एक्सचेंज कर ले, या फिर उनका नक्षत्र चेंज हो, कुछ इस तरीके की क्या प्लेसमेंट है वो आपको देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि सूर्य के का क्या नीच भंग हो रहा है। सूर्य यहाँ पे नीच राशि के है। ठीक है, तो सूर्य जो है वो शुक्र के साथ इन्होंने घर एक्सचेंज किया ना, 5th हाउस का लॉर्ड 7th में चला गया, 7th हाउस का लॉर्ड 5th में चला गया। तो ये सूर्य का नीच भंग हो गया। जो सूर्य जो नीच के थे, नीच भंग कब होता है, नीच भंग का फॉर्मूला है जब भी कोई नीच का प्लैनेट उच्च के प्लैनेट के साथ किसी तरीके से संबंध बनाए, दृष्टि बना ले, साथ में बैठ जाए, ये घर एक्सचेंज कर ले। ठीक है, तो उसका नीच भंग हो गया। दूसरा है जो जिस राशि में बैठा है उस राशि में उच्च का प्लैनेट उसके साथ बैठ जाए, तो यहाँ डबल तरीके से जो है नीच भंग हो रहा है सूर्य का। ठीक है, शनि भी बैठे हुए प्लस इन्होंने शुक्र के साथ एक्सचेंज किया। अब ये सूर्य जो है अपनी दशा अंतरदशा में जातक को उच्च के रिजल्ट देने लगेगा। जब भी इस जातक की सूर्य की दशा आएगी, महादशा अंतरदशा, इस जातक को बहुत सारा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस कुंडली में सूर्य जो है योग कारक भी है। ठीक है, योग कारक प्लैनेट कौन से होते हैं मैंने आपको शुरू में ही समझाया। ठीक है, 1, 5, 9 के जो भी प्लैनेट होते हैं, 1, 5 और 9, इसके प्लैनेट जो भी होंगे वो हमेशा अच्छे रिजल्ट देंगे जातक को। ठीक है, तो ये अब आते हैं 9th हाउस के लॉर्ड को। 9th हाउस का लॉर्ड कौन है, यहाँ पे गुरु है। ठीक है, बैठे कहाँ, 8th हाउस में। तो ये सीधे तरीके से देखेंगे तो अच्छी प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन इसको और डीप डाइव करते हैं। डीप डाइव करने के लिए इस कुंडली में गुरु 9वें और 12वें 2 हाउसेस के स्वामी है। ठीक है, और बैठे कहाँ है, आके बैठ गए 8 में। तो 12वें का स्वामी 8वें में चला गया, तो ये विपरीत राजयोग हो गया। एक राजयोग इनका बन गया नीच भंग राजयोग, दूसरा हो गया विपरीत राजयोग। मतलब ये जातक दिक्कत में जब होगा तब ये जो है प्रॉब्लम से निकलकर ये जो है सोल्यूशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तीसरा यहाँ कोई और, हाँ, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। 5th हाउस का लॉर्ड 7th के साथ, मतलब केंद्र के स्वामी ने त्रिकोण के साथ एक्सचेंज किया, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन गया। ठीक है, तो ये 3 अच्छे योग दिख रहे हैं।
प्रॉब्लम कहाँ है? चंद्रमा केंद्र दुम योग में है, केंद्र दुम योग है में है, लेकिन ये केंद्र दुम योग निष्क्रिय हो गया जब गुरु ने 5वीं दृष्टि डाल दी चंद्रमा पे। 1 2 3 4 5 गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा, तो ये केंद्र दुम जो योग है वो कैंसिल हो गया। ठीक है, जब भी चंद्रमा अकेले बैठे होंगे, ना तो उनके अगले हाउस में कोई प्लैनेट है, ना ही उनके पहले किसी हाउस में कोई प्लैनेट है, तो फिर वो केंद्र दुम योग बनेगा। फिर उसको जो है, क्या वो रद्द हो रहा है, क्या वो योग जो है निष्क्रिय हो रहा है? तो हाँ, निष्क्रिय हो रहा है। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। आपने चंद्रमा देख लिया, गुरु को देख लिया, लग्नेश को देख लिया। अब आते हैं नक्षत्रों पे। किसी भी कुंडली में ग्रह किसी राशि में बैठा है तो वो राशि के हिसाब से ग्रह रिजल्ट देगा। ग्रह के पास में खुद का कारकत्व तो अकेले ऐसे रिजल्ट नहीं दे सकता वो, जब तक उस भाव में, जिस भाव में बैठा है उस भाव के भावेश की स्थिति क्या है। अब यहाँ पे मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ बेसिक्स पे ही। लग्नेश यहाँ पे मंगल शुक्र के साथ 5th हाउस में बैठे। 5th हाउस का लॉर्ड कौन है? सूर्य है। शुरू में सूर्य कमजोर दिख रहा था, लेकिन नीच भंग हो गया तो उच्च का हो गया। ठीक है, उच्च जैसा रिजल्ट देने लगेगा। ठीक है, तो मंगल जो है सूर्य की राशि में 5th हाउस बैठे, तो ये ऐसा जातक बहुत एनर्जेटिक होगा। ठीक है, मनी ओरिएंटेड होगा। अगर शुक्र के साथ बैठे हैं तो ये जो है ब्यूटी की तरफ भागेंगे, तो इनका उस तरीके का भी संबंध बन सकता है। ठीक है, बुध यहाँ पे 6th हाउस में उच्च के बैठे हुए हैं, मतलब शनि के अलावा बुध भी उच्च राशि के बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं नक्षत्रों पे। तो लग्न में अश्विनी नक्षत्र है। लग्न में अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी किसको दिखाता है? केतु का नक्षत्र है अश्विनी, लेकिन बहुत पावर को दिखाता है। अश्विनी कुमार ये बहुत ही पावरफुल नक्षत्र है, तो ऐसा जातक फुल ऑफ द एनर्जी होगा। ठीक है, हॉर्सेस को दिखाता है, घोड़े की तरह दौड़ने वाला होगा। ठीक है, अब आते हैं राहु। राहु मृगशिरा नक्षत्र में है, तो राहु वैसे भी खोजी प्लैनेट है, तो मृगशिरा में बैठ गए तो ऐसा जातक जो है वो काफी खोजी प्रवृत्ति का होगा। ठीक है, राहु अगर मृगशिरा में बैठे हैं तो अपने पैसे कमाने के अलग अलग तरीकों को ये खोज सकते हैं। ठीक है, 3rd हाउस के स्वामी बुध है जो कि चित्रा में जाके बैठे हैं, तो बुध अगर चित्रा में बैठ जाएगा तो चित्रा किसका नक्षत्र? मंगल का नक्षत्र है, तो ऐसा जातक जो है वो अपने क्या नाम है 6th हाउस क्या होता है? कॉम्पिटिशन का होता है, तो ये और स्ट्रांग हो गया। एक तो बुध ऊपर से चित्रा में जाके बैठ गया। ठीक है, तो ये कंपटीशन में ऐसे जातक का कोई जवाब नहीं होगा। ये अपने कंपटीशन को, हर कंपटीशन को एक वार की तरह लेगा। ठीक है, बहुत मेहनत करेगा, उस चीज़ को अचीव करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि बुध जो है वो अपनी स्वराशि के 6th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ऐसा जातक बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग होगा। मतलब जॉब में भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 6th हाउस से जॉब को भी देखते हैं, सेवा को देखते हैं। तो बुध जो है उच्च का होने की वजह से, और चंद्रमा भी 7वीं दृष्टि से बुध को देख रहा है। ठीक है, चंद्रमा शुभ प्लैनेट है और वो बुध को देख रहे हैं। बुध भी अपनी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं। ठीक है, हालांकि बुध यहाँ पे अति मारक प्लैनेट है। आप अगर इस कुंडली में देखें तो कुछ प्लैनेट इस कुंडली में दिक्कत वाले हैं, जैसे कि बुध हो गया। बुध 3रे और 6ठे स्थान का स्वामी है। ठीक है, तो जब भी इसकी दशा और अंतर्दशा महादशा आएगी तो इस जातक को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 3rd हाउस क्या है? आपके पराक्रम को दिखाता है। 6th हाउस रोग ऋण शत्रु को दिखाता है, और 6th हाउस के स्वामी 6 में ही बैठे, तो कुंडली को तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक हाउस है वो प्रॉब्लम देंगे अपनी दशा और अंतर्दशा महादशा में। ठीक है, अब आते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में सूर्य और शनि बैठे हैं, तो मैंने जैसा कि बताया बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। इस जातक को सिर्फ अपने एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इसको अपनी ईगो पे कंट्रोल करना होगा। ठीक है, अगर इस जातक ने अपनी ईगो पे कंट्रोल कर लिया तो ये बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं गुरु केतु की युति पे। गुरु केतु की युति क्या दिखा रही? गुरु केतु की युति दिखा रही है कि 9th हाउस का लॉर्ड 8th में जाके केतु के साथ बैठ गया। केतु भी रिसर्च को दिखाते हैं, और गुरु जो है अगर 8th हाउस में आ जाएंगे तो ऐसा जातक बहुत ही अच्छा रिसर्चर हो सकता है। मतलब वो जो चीज़ भी उसको मिलेगी उसमें वो बार बार अपनी एनालिसिस करेगा। ये जातक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के लिए भी गुरु केतु की युति 8th हाउस में इनको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना रही है। और इसके अलावा मंगल शुक्र की युति भी एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है, और 5th हाउस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मंगल और शुक्र की युति हो जाए तो भी जातक एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। ठीक है, 9th हाउस का लॉर्ड 8th में गया तो यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन दिक्कतों के बाद में जातक बहुत अच्छा राइज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो विपरीत राजयोग बन रहा है। 12th हाउस का स्वामी 8th हाउस में आ गया, मतलब कि
कहते हैं ना कि 6 8 12 का स्वामी अगर आपस में एक्सचेंज कर ले तो उससे जो है विपरीत राजयोग बनता है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई, विपरीत राजयोग की स्थिति भी बन रही है। ठीक है, अब आते हैं नक्षत्र के ही बारे में मैं आपको और क्लियर कर दूं। ठीक है, मंगल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र इसका शुक्र का होता है और शुक्र भी पूर्वा फाल। अब इस कुंडली में शुक्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हो गया। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र मतलब खुद के नक्षत्र में शुक्र बैठे हुए हैं। अभी मैं आगे इसका D9 भी बनाऊंगा, D9 से भी आपको और चीजें क्लियर हो जाएगी कि D9 कैसे देखते हैं। ठीक है, अगर आप और आगे देखिए तो शनि स्वाति नक्षत्र में, तो स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है। तो ऐसा जातक जो है मीडिया से जुड़ के या फिर किसी तरीके के ऑनलाइन बिजनेस से भी अच्छा कमा सकता है। ठीक है, सूर्य चित्रा में है, सूर्य चित्रा नक्षत्र में है। चित्रा किसका नक्षत्र? मंगल का नक्षत्र है। बुध भी चित्रा नक्षत्र में है। गुरु अनुराधा नक्षत्र में, तो गुरु जो है अब अनुराधा नक्षत्र के स्वामी कौन होते हैं? शनि। तो गुरु जो है शनि की तरह रिजल्ट देने लगेंगे। ये चीज आपको समझनी है। ठीक है, आई होप मैं आपको रिलेट कर पा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको सारे प्लैनेट्स को चेक करना है। केतु ज्येष्ठा में है, बुध का नक्षत्र है। चंद्रमा उत्तर भाद्रपद में, उत्तर भाद्रपद में चंद्रमा गया तो ऐसा जातक बहुत ही अच्छा रिसर्चर होगा, बहुत डीप थिंकर होगा। वो चीज़ों को ऊपर ऊपर से नहीं समझेगा, चीज़ों की बहुत गहराई में जाके उस चीज़ का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया है। ठीक है, राहु से लेकर मैंने चंद्रमा तक के सारे ग्रहों के नक्षत्र भी बता दिए। तो इस तरीके से आपको कुंडली में समझना है कि कैसे जो है ये रिजल्ट देते हैं। अब मैं आपको D1 और D9 में कंपेयर दिखाऊंगा। ठीक है, जैसा कि आपने D1 के बारे में देख लिया है कुंडली की, अब D9 और D1 को अगर कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आपको और क्लियर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, D9 चार्ट ये है। अब चूंकि ये मेष लग्न की पत्रिका थी तो D9 भी मेष का ही बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी 1 नंबर आएगा। ये आपका D1 था। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ये D1 है और ये D9 है। ठीक है, नवमांश कुंडली है। तो नवमांश कुंडली में लग्नेश या मतलब जो लग्नेश थे D1 में वो 5th हाउस में थे, यहाँ पे 6th हाउस में चले गए वो। ठीक है, आपको ऐसे समझना है कि जो लग्नेश थे वो यहाँ 5th हाउस में थे, यहाँ 6th हाउस में आ गए। तो ये जातक जो मतलब लग्नेश जो है 5th हाउस में थे, मतलब कि वो त्रिकोण में गए थे, लेकिन सच में 6th हाउस में। अब मंगल जैसे प्लैनेट का 6th हाउस में जाना अच्छा माना जाता है। ये शत्रुहंता योग भी बना रहा है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 6 8 12 का स्वामी अगर 6 8 12 में चला जाए तो यहाँ अष्टमेश भी मंगल होते हैं, तो ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है। तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट हो गई, मतलब लग्नेश का 6th हाउस में जाना अच्छा हो गया। हालांकि अब कुछ कारकत्वों में कमी आएगी, इस जातक को ज़्यादा फाइट करनी पड़ेगी। रोग के हाउस में गया है। ठीक है, फाइट ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन ये शत्रुहंत होगा, इसके शत्रु इसके सामने नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, D9 और D1 को इस तरह से कंपेयर करते हैं। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड हाउस का लॉर्ड जो शुक्र था वो 5th हाउस में बैठा था। सेकंड हाउस का लॉर्ड अभी भी 5th हाउस में ही बैठा है, तो शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी हो गई, ये वर्गोत्तम हो गया। ठीक है, जिस राशि में ग्रह बैठा है D1 में, उसी राशि में अगर D9 में बैठ जाए तो वो वर्गोत्तम कहलाता है। तो शुक्र यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच गया। ठीक है, मतलब इसको इस जातक को पैसे की कमी नहीं होने वाली। 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र जो है वो वर्गोत्तम हो गया। ठीक है, मतलब इस जातक को अपनी पत्नी से भी काफी लाभ मिलने वाला है। ठीक है, अब आते हैं 3rd हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड बुध, 6th हाउस का लॉर्ड बुध, वो कहाँ चला गया D9 में। यहाँ पे बुध 6th हाउस में था D1 में, और D9 में बुध जो है वो चला गया 5th हाउस में, तो ये भी अच्छा हो गया। ठीक है, 6th हाउस लॉर्ड त्रिकोण में चला गया तो बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी हो गई। ठीक है, अब आते हैं 4th हाउस का लॉर्ड। 4th हाउस का लॉर्ड आपका चंद्रमा था, जो कि D1 में 12th हाउस में पीड़ित था। ठीक है, अकेले बैठे हुए थे, लेकिन D9 में वो आके बैठ गए 5th हाउस में, मतलब कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में चला गया, तो ये प्लेसमेंट भी अच्छी हो गई। मतलब D1 जो इतनी बिगड़ी हुई दिख रही थी, D9 में कितना मजबूत हो गई कुंडली। ठीक है, अब आते हैं 5th हाउस के लॉर्ड। 5th हाउस का लॉर्ड सूर्य जो है नीच का था, नीच भंग हुआ था, लेकिन सूर्य अभी भी यहाँ पे
बैठे थे D1 में, अभी भी वो 7th हाउस में ही है। तो सूर्य की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इनको ऐसे ही रख देंगे। अब आते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में गुरु बैठे थे, ठीक है, केतु के साथ में, और यहाँ भी गुरु केतु के साथ 8 में ही बैठे हैं, यानी कि गुरु भी वर्गोत्तम हो गए, सूर्य भी वर्गोत्तम है। इस जातक को 3 प्लैनेट वर्गोत्तम मिल गए, ठीक है। वर्गोत्तम प्लैनेट उच्च से भी अच्छा रिजल्ट देता है, उच्च जैसा तो देता है, उच्च से भी सुपर रिजल्ट देता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं 10th हाउस लॉर्ड पे। तो शनि जो है 10th हाउस के लॉर्ड यहाँ पे 7th हाउस में थे, उच्च की राशि में, यहाँ पे वो आ गए खुद की राशि में। तो ये थोड़ा सा डाउन गए हैं, उच्च से खुद की राशि में गए, लेकिन और अच्छी प्लेसमेंट है। तो शनि भी अच्छी पोजीशन में है, ठीक है। अब आते हैं 11th हाउस लॉर्ड। तो 11th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड सेम ही है, ठीक है। D1 में तो 10th और 11th में कोई था नहीं, यहाँ पे केतु बैठे हुए। तो ये केतु जो है ये दिखा रहे हैं कि इस जातक को केतु ग्रह से लाभ मिलने के चांसेस है। अगर ये जातक केतु ग्रह से कोई काम करता है तो इसको लाभ मिलेगा, ठीक है। लाभ के हाउस में केतु बैठे हुए हैं, केतु की दशा, महादशा, अंतरदशा जब आएगी इस जातक को लाभ मिलेगा। तो केतु की बात मैं आपको बता दूं, इस जातक की केतु की महादशा में जो है इनको हेरिटेज से काफी पैसा मिला था, ठीक है। अब आते हैं 12th हाउस में। तो 12th हाउस का लॉर्ड जो है आपका जो है मेष लग्न में 12th हाउस के लॉर्ड जो है गुरु होते हैं। गुरु D1 में 8th हाउस में बैठे थे और D9 में भी 8th हाउस में बैठे हैं। तो यहाँ भी विपरीत राजयोग वाली कंडीशन कंटिन्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाता। तो D1 में जो आपको कुंडली वीक नजर आ रही थी, वही D9 में बहुत स्ट्रांग हो गई। मतलब कि ये जातक जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे अपनी लाइफ में। मतलब इनको हर तरीके का सुख मिलेगा, हर तरीके की समृद्धि मिलेगी। आई होप मैं आपको समझा पाया है D1 और D9 को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।